चलो अभी दिख रहा है भाई स्क्रीन पे। हेलो। यस सर। हाँ भाई, मैं ऐसा पूछूं ना तो जरा आंसर देते ना, नहीं तो मैं मुझे लगता है कि सब चले गए वापिस, है ना। नहीं सर, मैं तो लेता ओके। हूँ। हाँ देते हो देते हो। चलो, तो ग्राफ पे से जो आप लोगों ने देखा बेटा कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो 5 वोल्ट पे करंट रैपिड इंक्रीज हो जाता है, 10 से 100 मिली एम्पियर पे चला जाता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा कुछ आदित्य ने आंसर दिया था कि ये जेनर भी नहीं बोल सकते और एवलांच भी नहीं बोल सकते, दोनों बोल सकते हो, मतलब ऐसा। अभी एक बार डायोड में ब्रेकडाउन इफेक्ट हो जाने के बाद आप कितना भी अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन लाओ तो वोल्टेज जो है आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है। ठीक है, आप कितना भी अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आप उसके अंदर रैपिडली कुछ चेंज करना चाहते हो वोल्टेज करंट, तो वो हो सकता नहीं है, क्योंकि एक बार वो ब्रेकडाउन हो गया बाद में वो कांस्टेंट ही आउटपुट आपको देता रहता है। दैट्स व्हाई जेनर डायोड इज वाइडली यूज इन अ वोल्टेज रेगुलेटर डायोड भी आप बोल सकते हो, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेट होना? जो फ्लक्चुएटेड वोल्टेज आते हैं ना बेटा, फ्लक्चुएटेड वोल्टेज उसको कांस्टेंट करता है वो। हेलो। यस सर। यस सर। यस। ओके ओके। तो जेनर डायोड का बेसिक फंक्शन है बेटा, अनरेगुलेटेड वोल्टेज को वो रेगुलेट करता है। अनरेगुलेटेड मतलब फ्लक्चुएशन वाले जो वोल्टेज आते हैं उसको वो कांस्टेंट करके आपको देता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डायोड इज वाइडली यूज इन अ स्टेबलाइजर सर्किट। स्टेबलाइजर नाम सुना है आपने? यस सर। ओके, हम लोग यस पहले सर। रेफ्रिजरेटर पे लगा देते, रेफ्रिजरेटर का एसी। हाँ, वो सॉकेट पे हम लोग स्टेबलाइजर में अप्लाई करते हैं। और स्टेबलाइजर क्या करता था कि वोल्टेज जैसे ड्रिफ्ट होते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो वो अपने आप क्या करता था, बंद हो जाता था ताकि हमारा रेफ्रिजरेटर डैमेज नहीं हो जाए। ठीक है, नो डाउट अभी तो सब यस। इन्वर्टर बेस आ चुके हैं, लेकिन पहले ये स्टेबलाइजर आता था, सबसे बड़ी कंपनी थी उसमें, अभी भी चल रही है वो कंपनी का नाम है कैप्री, CAPRI। कैप्री कंपनी का स्टेबलाइजर आज की तारीख में भी इतना ही अच्छे से फंक्शनिंग करता है और है, कंपनी चालू है। घर में हम लोग जैसे जिसके घर में जीबी का सप्लाई आता है ना बेटा, वहां पर फ्लक्चुएशन रहता है, लाइट जाती है वापस आती है तो फ्लक्चुएशन रहता है। तो जीबी के सप्लाई जो आते हैं वहां पर हम लोगों को ये स्टेबलाइजर प्रिकॉशन के हिसाब से लगाने चाहिए। टोरेंट सप्लाई में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टोरेंट इज फंक्शनिंग ऑन अ कांस्टेंट वोल्टेज पे ही फंक्शन होता है, लेकिन जीबी में फ्लक्चुएशन रहता है। तो उसमें आप लोग ये स्टेबलाइजर यूज करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो अभी तो सब इन्वर्टर बेस है तो कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं है। तो जेनर डायोड का बेसिक फंक्शन आपका पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? जेनर डायोड इज वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्या लिखोगे? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके सर। ओके। सर તમે चलो બ્રેક લો, તમે માઇક ચાલુ કરવાનો ટાઈમ જોઈએ મને, બીજું કઈ નહીં। ओके ओके, समझ गया। नेक्स्ट थियरी, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये 2 मार्क या 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ઓકે સર। देखो डायग्राम में जेनर डायोड जो है, जो लगाया है वो रिवर्स बायस में है। पहले तो ये चीज बताओ बेटा, कैसे आपको पता चल सकता है? इसमें जो जेनर डायोड लगाया है ना बीच में, उसमें देखो अनरेगुलेटेड हम्म। वोल्टेज का जो पॉजिटिव है, अनरेगुलेटेड हम्म। वोल्टेज साइड पे उसका पॉजिटिव एंड जो है वो कैथोड पे साथ है, कैथोड के साथ, के साथ। यस। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तो हमने पढ़ा था, याद करो, रिवर्स बायस मोड। રિવર્સ બાયસ। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेनर डायोड लगा है बेटा, डेट इज इन अ रिवर्स बायस मोड। ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो ઓકે अभी સર। इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं पहले कि ये फंक्शनिंग कैसे करेगा। मैंने जो जेनर डायोड बेटा बीच में लगाया है, मानो कि वो मैंने लगाया है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट का लगाया है। क्यों 10 वोल्ट का ही लगाया है? तो मुझे जो रेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट में चाहिए वो 10 वोल्ट ही चाहिए, 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है,
तो मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर डायोड का मैंने सेट किया है 10 वोल्ट का सेट कर दिया है। तो कौन सी इफेक्ट हो सकती है बेटा बताओ, जेनर या एवलांच? एवलांच। एवलांच। एवलांच, ओके। तो मैंने जो जेनर डायोड अंदर लगाया है रिवर्स बायस में, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने ले लिया है 10 वोल्ट का रखा हुआ है। चलो हेलो। સર કોઈનો ફોન આવે છે? हाँ मोकलू सेंड करो बेटा, 2 मिनट चलो रेडी છે। हाँ। भाई 2 मिनट, हाँ भाई रुकना जरा। સર પ્રેઝન્ટ સ્ક્રીન મંગાવી દો ને પહેલા। हाँ આવી ગયું ને? ओके चलो स्टार्ट कर दो जो बेटा। चलो भाई, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। समझो मैंने यहाँ पर ऐसा बोला कि हेलो है ना भाई यहाँ पर सब? हाँ सर, सब है सर। यस सर। सब कनेक्ट है सर। आवाज आपकी कम आ रही है एकदम। સર હવે આવે છે? हेलो 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 हेलो। हेलो 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 सर स्पीकर वाले बटन पे टैप करो। क्या? स्पीकर वाले बटन में जो स्पीकर वाले बटन मीट ओके सर। हाँ सर તમે કોલ કરેલા ને હમણાં हाँ એના લીધે અવાજ ધીરો થઈ ગયો હશે। એક હા, વાર સર. જરાક છે ને ઉપર WhatsApp સ્પીકર ની એપ બંધ કરી નાખો ને તમારો અવાજ ફૂલ કરી નાખો। પર સ્પીકર દેખાય છે સર? હા કેપ્શન હા ના બરાબર। आया તો आया એને કરી લો। હા आ હા गया। સર। चलो ठीक है ओके। टेक्नोलॉजी सिखाते रहना भाई धीरे धीरे भाई। અરે હા સર, કોઈ problem चलो हाँ सर। तो यहाँ पर हमने बेटा जेनर डायोड लगाया है, लिया है। मैं मुझे आउटपुट में 10 वोल्ट चाहिए तो मैंने जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज ले लिया है 10 वोल्ट का, ठीक है। मतलब अंदर है एवलांच इफेक्ट होगी। अभी इनपुट में मानो कि भाई मेरे घर पे जीबी का सप्लाई आता है तो मैंने स्टेबलाइजर तो लगाया ही है रेफ्रिजरेटर के साथ, 10 वोल्ट मुझे आउटपुट चाहिए। जैसे लाइट आई तो फ्लक्चुएटेड वोल्टेज आया, मुझे पता नहीं कितना आया, मान लेते हैं कि 15 वोल्ट आ गया, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। तो 15 वोल्ट आया तो वोल्टेज से वजह से जो करंट फ्लो होगा वो देखो आरएस लिखा है, मिला अंदर आरएस पहला। यस सर। सर्किट में रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या बेटा, वो करंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो मैं अच्छा। वहां पर पहले इनिशियल लगाऊंगा तो 15 वोल्ट जो आते हैं तो 15 वोल्ट से 2 वोल्ट वहां पर ड्रॉप हो गए, मतलब आगे जाएंगे जेनरेटर में कितने वोल्ट जाएंगे, 13 पे 13 वोल्ट जाएंगे। यस सर। यस सर। अभी जेनर डायोड धीरे धीरे वोल्टेज 13 वोल्ट जाता है, लेकिन जेनर कब ब्रेकडाउन होने वाला है, कितना लिया रेजिस्टेंस आएगा है तब। ब्रेकडाउन हमने कितना लिया है जेनर का? 4 वोल्ट। 10 वोल्ट 10। अच्छा तो आते हैं इनपुट में वीआई जो आते हैं बेटा वो 15 वोल्ट है, उसमें से 2 वोल्ट आरएस पे ड्रॉप हो गए तो 13 वोल्ट जेनर पे आए, लेकिन जेनर तो 10 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो ही जाता है। तो वो 10 वोल्ट जैसे उसको मिलेंगे तो 10 वोल्ट से वो ब्रेकडाउन हो जाने के बाद वो 11 12 13 वोल्ट का यूज करेगा ही नहीं, वो आगे कितना पास करेगा अक्रॉस पे, लोड रेजिस्टेंस जो है आरएल उसके अक्रॉस में कितना जाने देगा, 10 ही जाने देगा, क्योंकि उसको तो 10 पे ऑपरेट होना ही है, उसका ब्रेकडाउन हमें 10 रखा ही है। तो
12 आते हैं या 13 आते हैं या 10 आते हैं, उसको 10 मिल गए वोल्टेज, मतलब वो ऑपरेट हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, बाद में कितने भी ज्यादा वोल्टेज अंदर अप्लाई करो वो फंक्शनिंग करेगा नहीं, क्योंकि उसने तो कांस्टेंट बना लिया कि मुझे तो 10 पे फंक्शन करना है, तो 10 ही पास करेगा, बाकी के आगे के कितने भी ज्यादा वोल्टेज होंगे वो उसको कुछ फंक्शनिंग में लेगा नहीं, ठीक है। सो द मेन थिंग इज दैट आप जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे सेट करते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आगे इनपुट में कितने भी फ्लक्चुएटेड वोल्टेज आते हैं, लेकिन वो कंपलसरी 10 वोल्ट का रखा है, तो 10 से ज्यादा आते हैं तो वो आगे 10 ही पास करेगा, बाकी के वोल्टेज को वो पास करेगा नहीं, ठीक है। Yes, हेलो। sir. ओके सर। सो मेन थिंग इज दैट बेटा कि जेनर आउट का बेसिक फंक्शन क्या है कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज को वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, रेगुलेट मतलब कांस्टेंट करेगा, अनरेगुलेटेड वोल्टेज को वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। चलो, Yes, sir. rectifier circuit are used in power supply. When there is a change in the AC mains voltage, the secondary voltage Vs of the transformer also changes. सिंपल सी बात है कि हम लोग AC मेंस वोल्टेज में चेंज करेंगे तो सेकेंडरी वोल्ट, प्राइमरी में चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में चेंज होने ही वाला है। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब ऐसा मत समझना कि 0 to 8 स्टैंडर्ड इज अ प्राइमरी एंड 9 10 11 12 सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, ऐसा नहीं है। कॉइल की नहीं बात नहीं करें, सर, ऐसा नहीं। ट्रांसफार्मर में जो कॉइल आती है ना, प्राइमरी विच इज कनेक्टेड टू इनपुट एंड सेकेंडरी विच इज कनेक्टेड टू आउटपुट, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम लोग एसी मेंस वोल्टेज में इनपुट में चेंज करेंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज भी चेंज होगा। सो एज अ रिजल्ट डीसी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आरएल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएल, याद रखना लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, उसका मैंने फंक्शनिंग आपको बताया था कि कोई भी सर्किट के आउटपुट से पहले लोड रेजिस्टेंस लगाना कंपल्सरी है, पता है क्यों? तो आज फिर से बताता हूं, आउटपुट से पहले लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस में लगाना बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज लोड रेजिस्टेंस का बेसिक फंक्शन है कि हमारे आउटपुट में जो करंट जाना चाहिए वो थोड़ा कम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो वो प्रोटेक्ट रहेगी, उससे ज्यादा करंट चला गया, उससे जो जरूरी उससे ज्यादा करंट जो चला गया तो तकलीफ हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो आउटपुट पे जो लगाई हुई सर्किट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जहां पर आउटपुट मिलता है उससे पहले लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि हमारी आउटपुट की सर्किट प्रोटेक्ट रहे, अमाउंट ऑफ करंट कम जाए उसमें, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ओके चलो, तो यहां पर समझो बेटा, अभी आगे बढ़ते हम लोग कि एसी मेंस वोल्टेज में चेंज करेंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर भी चेंज होगा। सो एज अ रिजल्ट उसका अक्रॉस में डीसी आउटपुट मिलेगा वो भी चेंज होगा। दिस टाइप ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड अनरेगुलेटेड सप्लाई, मतलब फ्लक्चुएशन वाला वोल्टेज उसको हम लोग बोल सकते हैं अनरेगुलेटेड वोल्टेज। अभी रेगुलेटेड, तो इफ द आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज आपको कांस्टेंट मिलता है विद द चेंज इन इनपुट, इनपुट आपका भले चेंज हो लेकिन आउटपुट आपको कांस्टेंट ही मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेटेड, ठीक है। इनपुट में चेंज होता है तो आउटपुट में भी चेंज होगा तो उसको बोलेंगे अनरेगुलेटेड, और इनपुट में चेंज होगा लेकिन आउटपुट में चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अनरेगुलेटेड वोल्टेज। क्लियर? क्या रेगुलेटेड? यस सर, क्लियर। तो क्या याद रखोगे, इनपुट चेंज तो आउटपुट भी चेंज तो अनरेगुलेटेड, इनपुट चेंज लेकिन आउटपुट में चेंज नहीं आता है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेगुलेटेड, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, अभी सर्किट समझते हैं उसका। सो यहाँ पर हमने रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूजिंग जेनर डायोड बनाया हुआ है। एज सोन इन द सर्किट जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस मोड, जो मैंने आपको बताया कि अनरेगुलेटेड का पॉजिटिव एंड जो है वो कैथोड के साथ कनेक्टेड है। चलो, a resistance Rs is connected in series with the Zener diode control the current, so the output voltage is obtained across the load resistance RL
which is connected parallel to Zener diode. देखो पैरेलल में है ना लोड रेजिस्टेंस Zener diode के. Yes, sir. हाँ. Applied input voltage VI is always greater than regulated output voltage. मतलब समझो बेटा कि आपको जेनर के ब्रेकडाउन से ज्यादा ही आपको इनपुट रखना है. जेनर का ब्रेकडाउन आपने 10 वोल्ट दिया है और अनरेगुलेटेड वोल्टेज आप 3 वोल्ट देते हो तो जेनर ऑपरेट होगा नहीं. सो द मेन थिंग इज दैट जेनर के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज ही आपको इनपुट में देना है. क्लियर? Yes, sir. Okay. Zener diode is connected in the circuit must have a Zener breakdown voltage Vz which is equal to require a regulated output voltage. जो Vz आपका होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज जो आपका होगा Zener का वो ही आपका आउटपुट में मिलने वाला है. मतलब Vz is equal to आप बोल सकते हो आउटपुट वोल्टेज Vo. Vz is equal to आप बोल सकते हो आपका आउटपुट वोल्टेज Vo. क्लियर? चलो. When input voltage Vi increases, the current through RS also increases so that voltage drop across RL also increases. मतलब बड़े वोल्टेज होंगे इनपुट में तो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा. दिस चेंज इन द वोल्टेज इज सेम चेंज इन द इनपुट वोल्टेज. ठीक है, इनपुट में ज्यादा चेंज तो RS में भी वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे. चलो. दिस इंक्रीज इन द करंट increase in the Zener current but the voltage across the Zener diode remain constant. जैसे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा कि करंट 10 से 100 पे चला जाता है 5 वोल्ट पे, फिर आप कितने भी आप करंट इंक्रीज होता रहेगा लेकिन आपका वोल्टेज तो वहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा. वोल्टेज में कोई चेंज होने वाला नहीं है. करंट बढ़ता रहेगा लेकिन वोल्टेज बढ़ेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने चाहिए वो सारे ब्रेक हो चुके हैं. अभी उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है तो कुछ चेंज होने वाला नहीं, तो वोल्टेज आपका कांस्टेंट ही हो जाएगा. चलो. सो द वोल्टेज अक्रॉस RS. ओके सॉरी कहां पर आए हम लोग? फोर्थ लाइन. थर्ड लाइन. द इंक्रीज इन द करंट इंक्रीज इन द Zener current but the voltage across Zener diode remain constant so the output voltage across RL also remain constant. And the decrease in the input voltage produce a reverse process. The voltage across RS reduce, which will be equal to decrease in the input voltage, and voltage across Zener diode remain constant. मतलब ज्यादा होगा तो क्या करेगा, बाकी को ब्लॉक करेगा. कम आएगा तो उसको बढ़ा के देगा, लेकिन बढ़ा के देगा तो भी कितना देगा, जो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज वो करके देने वाला नहीं है. तो क्या करेगा बेटा, Zener diode जैसे वो कैमल की तरह फंक्शन करता है. सिंपल सी बात, कैमल की तरह. कैमल कैसे फंक्शनिंग करता है, जब पानी मिलता है तो ज्यादा पी लेता है और उसके अंदर जो बैग होते हैं उसमें वो स्टोर करता है. सपोज कई जगह पर पानी नहीं मिलता है तो बैग में स्टोर किया हुआ पानी से ही वो काम चलाता है ना. हाँ सर. तो वैसा यहाँ पर है. Zener diode के अंदर आपका इनपुट वोल्टेज ज्यादा आता है ब्रेकडाउन से, तो तब वो क्या करेगा, ज्यादा वोल्टेज है वो उसको स्टोर कर देगा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रखेगा अपने आप. और जब उसके पास कम वोल्टेज आएंगे तब क्या होगा, वो उसके स्टोर की हुई एनर्जी में से वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करके आगे जाने देगा. मतलब ज्यादा आएगा तो कम करेगा, कम आएगा तो वो ज्यादा करेगा, लेकिन जाने देगा कांस्टेंट ही. कितने जाने देगा, जितने उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज होंगे उतना ही जाने देगा. तो आउटपुट आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है, चाहे इनपुट में कुछ बढ़ा हुआ हो या कम हो, लेकिन आउटपुट आपका फिक्स ही होने वाला है. That's why Zener diode is widely used in a voltage regulator. Clear? Yes, sir. हाँ सर. Okay. चलो. नाउ जो है हमारा, वैसे देखा जाए तो अभी चैप्टर में इतना कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ओके. चलो, अभी जो थियरी है नेक्स्ट, एक बार ये Zener diode एक बार बेटा रिवाइज कर लो. उसमें कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछ लो. यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, थोड़ा रैपिडली पढ़ लेना. Zener diode
रीडिंग करना भाई। हाँ आप लोग अभी 5-7 मिनट अभी सो मत जाना। चलो हो जाए तो बताना, मैं स्क्रॉल करूँ ऊपर। करो ऊपर। हाँ सर। सब है ना भाई? यस सर। ओके।
हो जाए तो एक इशारा दे देना भाई। ओके सर, हो गया। ओके चलो ना, एक थियरी हम लोग कंप्लीट करेंगे। एलईडी। एलईडी शायद नाम तो सुना होगा बेटा आपने। यस सर। Yes, sir. लाइट इमिटिंग Light emitting डायोड। device. डायोड। Okay. ओके, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसमें फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन का ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लाइट को बाहर निकालेंगे। जैसे एनर्जी कुछ इंक्रीज होगी तो उसमें ट्रांजिशन जो होगा बैंड में, उससे लाइट जनरेट होगी। यहाँ पर समझो, बहुत इजी है। Whenever electron in germanium of silicon atom makes a transition from conduction band to valence band, then the excess energy of electron is obtained in the form of heat energy. जब भी ट्रांजिशन, वैसे हमने पढ़ा है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है बेटा, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड होता है, याद है? नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड। यस सर। लेकिन ये सब डिवाइस में ट्रांजिशन जो है वो रिवर्स हो सकता है। कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड जब होगा तो रिवर्स प्रोसेस होगी। रिवर्स प्रोसेस होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन हीट जनरेट होगी। दैट इज कॉल्ड जूल इफेक्ट, बोलते हैं ना, जूल इफेक्ट। Yes, sir. जूल इफेक्ट, जूल इफेक्ट सुना है ना? Yes, sir. ओके चलो। In some of the semiconductor like gallium arsenide, it is a compound semiconductor, gallium arsenide, the energy is obtained in the form of LED। ठीक है, जो एनर्जी आपको मिलेगी इन द सॉरी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यहाँ पर आपको लाइट के फॉर्म में जो हीट जनरेट होगी ना, हीट, तो हीट एनर्जी से अंदर लाइट हीट एनर्जी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है चलो, ये एक इक्वेशन है विच इज द इक्वेशन ऑफ ड्यूअल नेचर चैप्टर का है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव अ वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू hc by eg, वेयर eg इज कॉल्ड, याद आया कुछ? eg बैंड गैप एनर्जी, याद करो। कोवेलेंट बॉन्ड, कंडक्शन, फॉरबिडन कंडक्शन, एनर्जी। यस फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, दैट्स इट। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप आता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप, उसको फॉरबिडन गैप नाम दिया था। तो बेसिकली आपका इक्वेशन है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन होता है विच इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स जो है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो रेडिएशन होता है उसकी तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो सबसे मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है E इज इक्वल टू एच एफ। इक्वेशन ये कहीं पे आपके पास नोट हो तो लिखना बेटा, ये इक्वेशन कैसे डिराइव करना है मैं आपको बताता हूँ। E फॉर एलिफेंट, E दैट इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू स्मॉल f। लिख रहा हो भाई? थोड़ा ये इक्वेशन लिख लेना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। बैंड गैप Eg इज इक्वल टू एच एफ। एफ की जगह पर आप रख सकते हो सी बाई लैम्बडा, याद करो ये रिलेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, तो अभी आपका इक्वेशन बनेगा Eg इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। Eg इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, ये इक्वेशन आपका बनेगा। यस सर, पढ़ा है। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो अब, एच सी बाई Eg हो गया। यस सर। वेर Eg इज कॉल्ड द बैंड गैप एनर्जी। चलो, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली ऑब्टेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब आपको अच्छी लाइट ऑफ इंटेंसिटी आपको चाहिए, इट इज एसेंशियल दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड हैव टू बी लार्ज। बट ऑब्वियस है कि जितने ज्यादा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स फ्री ज्यादा होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा, तो आपको लाइट की इंटेंसिटी जूल इफेक्ट की वजह से भी ज्यादा मिलने वाली है। सो अबाउ मेंशन रिक्वायरमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड एडिंग इम्प्योरिटी आइटम्स इन द प्योर सेमीकंडक्टर। हर बार ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी हम लोग बढ़ा देंगे तो ये सब चीजें मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव द अबाउ मेंशन ऑब्जेक्टिव, द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर आर टेकन
and their junction is formed. जंक्शन कैसे बनता है याद कर, हमने पढ़ा है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो बीच में जो लाइन आती थी उसको हम लोगों ने नाम बोला था जंक्शन। याद आया कुछ? यस सर। यस सर। As shown in the figure, N and P type of semiconductor with large concentration of impurity is taken and PN junction is formed. PN junction बना लिया। पहले ये चीज बताओ अभी डायग्राम से बेटा, PN junction को कौन से बायस में कनेक्ट किया है, फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है? सर फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड है, पॉजिटिव के साथ ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नीचे नेगेटिव, तो दैट इज अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। गुड। PN junction diode is kept in fairly large forward bias condition. Is the result large current as shown in the figure 7.31 due to the large concentration of electron in N region and large concentration of holes in the P region of the diode. नेचुरल सी बात है बेटा, हमने ऐसा पढ़ा है कि फॉरवर्ड बायस हम लोग कनेक्ट करेंगे तो डोपिंग प्रोसेस ज्यादा की होगी सपोज, तो अंदर आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स ज्यादा मिल सकते हैं। चलो ओके, सो एज एक्सप्लेन अर्लियर द विड्थ ऑफ डेप्रेशन रीजन एक्सट्रीमली स्मॉल। याद आया, फॉरवर्ड बायस में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो डेप्रेशन की विड्थ क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एबल टू क्रॉस द जंक्शन एंड रिकम्बाइन विद द होल्स। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे बेटा, पी टाइप के होल्स में ज्यादा जाएंगे, मतलब डिफ्यूजन रेशियो बढ़ने लगेगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इमिशन ऑफ द विजिबल रीजन, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस इंप्योरिटीज आर एडेड इन गैलियम सेमीकंडक्टर। फॉस्फोरस कौन सी इंप्योरिटी बताओ, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, ओके। LED that can emit red, yellow, orange, green and blue lights are commercially available. ये सब लाइट आपने देखी भी होगी। LEDs are used for fabrication of visible LEDs must least have a band gap of 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EG कितना होना चाहिए उसका, 1.8। याद करो हमने ऐसा पढ़ा है बेटा, सेमीकंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। याद है? यस सर। ग्रेटर देन 3 होगा तो वो इंसुलेटर वर्क करेगा, और बैंड गैप 0 तो हमने पता ही है कि वो तो कंडक्टर ही वर्क करेगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बैंड गैप एनर्जी जो है वो अप्रोक्स 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी रखो तो अच्छा है। The compound semiconductor gallium arsenide phosphide is used to making LEDs for different colors। कि आपको कौन से कलर का चाहिए उस हिसाब से आप आर्सेनिक फॉस्फोरस का रेशियो आप ले सकते हो। ठीक है, These LEDs are widely used in a remote control में भी यूज होता है, ऑन ऑफ इंडिकेटर में भी यूज होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, डिस्प्ले बोर्ड डेकोरेटिव लाइटिंग में भी यूज होता है। डिस्प्ले में शायद देखा होगा विजय डेयरी स्वीट्स ऐसा कुछ लिखा है तो याद है ना, वो डिस्प्ले बोर्ड पे एलईडी लगाते हैं उसके अंदर वो चला रहता है। याद है? यस सर। दिवाली में सीरीज लगाता है वो भी क्या है, सब एलईडीज है ना। ऑन ऑफ इंडिकेशन में यूज होता है, एलईडी लगा देते हैं, स्विच ऑन करते हैं